अगर कोई इंसान अपनी जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है उसको किसी को असाइन कर देता है, तो इस मामले में फिर नॉमिनी का क्या होता है, और उसके बाद क्या नॉमिनी का कोई अधिकार बचता है? तो जीवन बीमा में नॉमिनेशन दो रीजन से करा जा सकता है जो अलाउड है। पहला है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। आपने किसी से लोन लिया, तो जिससे लोन लिया उसको आपने पॉलिसी असाइन कर दी, राइट। तो ऐसी स्थिति में नॉमिनेशन कायम रहता है। जो उधार के पैसे हैं जिसके देने हैं, उसको देने के बाद अगर कुछ बच गया तो नॉमिनी को मिल जाएगा। तो पहले केस में मेरी 1 करोड़ रुपए की ट्रेड थी, मैंने उसमें 60 लाख रुपए का लोन लिया। तो मैंने सिक्स और मैंने उसमें नॉमिनी अपनी वाइफ को बना रखा है। मेरी डेथ हो गई, 1 करोड़ रुपए आए, 60 लाख रुपए उसको चले जाएंगे क्रेडिटर को, बाकी 40 मेरी वाइफ को मिल जाएंगे एज नॉमिनी। तो मैं इसमें बताऊंगा नॉमिनी का इसमें फायदा क्या है, जो मैंने पहले बताया फिर भी दोबारा बताऊं। और दूसरा तरीका असाइनमेंट का क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मैं अपने ब्लड रिलेशंस को पॉलिसी असाइन कर सकता हूं, मालिकाना हक ट्रांसफर कर सकता हूं बाय असाइनमेंट। ऐसी स्थिति में नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लव की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। लव की तो अनलिमिटेड वैल्यू है। बिल्कुल। तो उस केस में नॉमिनेशन ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरी एक और स्थिति है जिसमें नॉमिनेशन ट्रांसफर, खारिज हो जाता है, और वो है अगर आप पॉलिसी को मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में डाल दो तो भी नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। तो इन तीनों स्थितियों में नॉमिनेशन अलग अलग तरीके से काम करेगा। एक चीज जो इसमें जाननी बहुत जरूरी है वो है बेनिफिशियल नॉमिनेशन। जी। लाइफ इंश्योरेंस इकलौता प्रोडक्ट है इंडिया में जिसमें बेनिफिशियल नॉमिनी का कॉन्सेप्ट ऐड करा गया 2015 में। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 जब आया, उसने एक नया टाइप का नॉमिनी क्रिएट करके हमने कहा बेनिफिशियल नॉमिनी। और उन्होंने कहा किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर नॉमिनी लाइफ एश्योर्ड का पेरेंट हो, मतलब मदर और फादर हो, स्पाउस हो, हस्बैंड और या वाइफ हो, जी। या कोई भी उसका बच्चा हो, हम्म। सन हो या डॉटर हो, तो ऐसा नॉमिनी लाइफ एश्योर्ड की डेथ के बाद क्लेम पैसे का ओनर बन जाएगा। और बाकी बाकी लीगल हेयर्स इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी शादी से पहले, और मैंने उसमें अपनी मदर को नॉमिनी बनाया। उसका मेरी एक। शादी हुई, मेरे जी। 2 बच्चे हैं, और वाइफ है, जी। राइट। मेरी डेथ हो गई, तो ये सारा पैसा मेरी मदर को मिल जाएगा, मेरे वाइफ और बच्चे इसे क्लेम नहीं कर सकते। ये चेंज जो है, इस वजह से आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। और जितने आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके नाम पर एक एक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें वो जिसमें वो नॉमिनी हो, जिससे कि उनको बिना कोर्ट इंटर जी। के पैसा मिले। हम सब चाहते हैं ना कि हमारे जो डिपेंडेंट है हमारी डेथ के बाद उनको पैसा बिना झगड़े के मिले, और कम से कम कुछ टाइम का पैसा तो मिले। जब तक मेरी विल इंप्लीमेंट होगी उसमें टाइम लगेगा, 6 महीने साल भर, तो उतनी देर का तो कम से कम उनको सुरक्षा दूं। तो वो लाइफ इंश्योरेंस आज की डेट में पॉसिबल है। चाहे आप टर्म प्लान लें चाहे पेड अप प्लान लें, वो आपकी इच्छा है। पर लाइफ इंश्योरेंस में जरूर जरूर लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति आप पे आर्थिक रूप से निर्भर है उनको नॉमिनी बनाना चाहिए। बिल्कुल। सर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है या प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें नॉमिनी बनाना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक मजबूत एस्टेट प्लानिंग के लिए लोगों को क्या और किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में थोड़े से आप अगर और डिटेल बता सके तो। मजबूत एस्टेट प्लानिंग की इस बारे में हमने इस शो में बहुत बार बात करी है। जी। मैं सबसे पहले कहता हूँ आप अपने एसेट्स की लिस्ट बनाओ कि मेरे पे क्या क्या है। फिर आप ये बताओ, ये सोचिए, कल को आप इनकैपेसिटेटेड हो जाते हो, आप कोमा में चले जाते हो, पैरालिटिक हो जाते हो, मेंटली अनसाउंड हो जाते हो, ऐसी स्थिति में क्या ये एसेट्स आपका परिवार, आपकी देखभाल करने वाले लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। और आपको बहुत सारे केसेस में पता चलेगा नहीं कर पाएंगे, पैसा होने के बाद भी मेरी मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे मेरे पैसे से। तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी, राइट। अब सेबी ने इनकैपेसिटेशन का नॉमिनेशन अलाउ किया है, वो जरूर क्रिएट करे।
अपने म्यूचुअल फंड में क्रिएट करें, अपने डीमैट अकाउंट में क्रिएट करें, राइट। तीसरी स्थिति, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो ये पैसा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, और मैं किसको देना चाहता हूँ, और उसको, जिसको आप देना चाहते हैं उसके फेवर में विल बनाएं, और इंश्योर करें जो विल में बेनिफिशियरी है वो ही खाते में नॉमिनी है, उनमें आपस में डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं क्योंकि ये बात आई है तो मैं एक और चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के बच्चे अभी माइनर हैं, माइनर बच्चे हैं, जी। राइट। अगर आपके बच्चे माइनर हैं और आपने उनको नॉमिनी अपॉइंट किया है, तो आपको लीगल गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बच्चा जो नॉमिनी क्या होता है, माइनर कैन बी ओनर ऑफ फंड्स बट नॉट कंट्रोलर ऑफ फंड्स। माइनर पैसे का स्वामी तो बन सकता है, पर पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता वो जब तक मेजर ना हो जाए। तो कंट्रोल कौन करेगा, उसका गार्डियन। जी। अब सेबी ने क्या अलाउ किया कि आप एक माइनर के गार्डियन को अपॉइंट करें, और गार्डियन के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें डिजिटली या उस तरीके से अलग फिजिकली विद द अकाउंट फॉर्म, जिससे कि हमें पैसा देना इजी हो जाए। पहली चीज उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने क्या करा, आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जब माइनर हो तो गार्डियन को पैसे दे देना बच्चे की देखभाल के लिए, या आप कह सकते हो पैसा मत देना जब तक बच्चा मेजर ना हो जाए। ये ऑप्शन आपको दिए, राइट। मैंने जैसे कहा कि सेबी थोड़ा सा अभी आरबीआई से आगे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो ऑप्शंस वो दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और अलग अलग सिचुएशंस को सोच के जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा आगे चल रहा है। पर ये सब चीजें आप कब कर पाएंगे? जी। पहली चीज, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये पॉसिबल है। मैं दूसरा, जी। खाली नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको ये करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।